आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए हमसे और देखने का प्रयास करेंगे। आज का ये जो है ना जनजाति का सीरीज, जो झारखंड के प्रमुख जनजातियों का सीरीज हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, उसका आज ये तीसरा सेशन है। और तीसरा सेशन में हम जानने वाले हैं मुंडा जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने क्या जान लिया, संथाल जनजाति के बारे में, उराव जनजाति के बारे में जान लिए हैं। यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या सीधे आप जनजाति वाला वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा। सर आज आप बताने वाले क्या हैं, तो भैया आपको हम क्लियर कर देते हैं कि आज हम मुंडा जनजाति से रिलेटेड सारा चीज बता देंगे, A to Z बता देंगे। कुछ नहीं छूटने वाला है, कुछ नहीं रह जाने वाला है। एक बार इस सेशन को देखते हैं तो यहां से आने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, आसानी से हल कर पाएंगे। हम ट्रिक से लेकर के सारे चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा देंगे। जैसे भी हो वो दायित्व तो मेरे कंधे पर है कि आपको कैसे समझ में आएगा, जनजातियों से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे एग्जाम में। भैया सारा चीज हमारे कंधे पर है, हम आपको परोस देने वाले हैं। तो देर मत करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। बस आपको यह बता देना चाहते हैं कि भाई साहब, यदि आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको लेकर के चलते हैं पूरे सेशन के साथ, और पूरा सेशन बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। चलिए भैया शुरू कर देते हैं मुंडा जनजाति को। और मुंडा जनजाति को हम देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। भैया चलिए आप बता भी दीजिए क्या है। भाई साहब जैसे ही मुंडा जनजाति आएगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि झारखंड में यदि देखा जाए तो इसका तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि हम कह ले झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है। कौन भैया? मुंडा जनजाति। सर आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। तो भैया सुनिए, पहले स्थान पर जो है ना वो हमारा है संथाल जनजाति। कौन है सर? संथाल जनजाति है। और दूसरे स्थान पर जो है वो हमारा है उराव जनजाति, और तीसरे पर आ गया मुंडा जनजाति। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यही 3-4 जो है नंबरिंग पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है। तो भैया पहले पर संथाल, दूसरे पर उराव और तीसरे पर मुंडा जनजाति है, सबसे बड़ी जनजातियों में से। क्लियर हो गया। तथा कुल जनजाति आबादी में यदि आप देखेंगे तो इसका मुंडा का जो प्रतिशत वो क्या है, 14.56% है। 14.56% है। किसका सर? मुंडा जनजाति का प्रतिशत। किसका सर? मुंडा जनजाति का प्रतिशत 14.56% है। क्लियर हो गया भैया। ये तीसरे स्थान पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, मुंडा का मूल निवास कहां है भैया? तिब्बत बताया जाता है। कहां है? अच्छा कह रहे हैं मूल निवासी ये झारखंड का है ना भैया, ये गलत बात है। क्या है? गलत बात है। ये बताया जाता है कि भैया ये मूल निवासी कहां के हैं? तिब्बत के हैं। मूल निवासी तिब्बत के बताए जाते हैं। और इसका जो फैलाव क्या है, संपूर्ण झारखंड में अभी हो चुका है। भैया ये तिब्बत के निवासी थे, लेकिन जब से ये झारखंड आए हैं तब से इसका फैलाव कहां हो गया है? किसी खास क्षेत्र में नहीं, बल्कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में आपको मुंडा जनजाति के लोग मिल जाएंगे। खास करके हमारे इधर आप देखेंगे तो गिरिडीह साइड में, चतरा साइड में, हजारीबाग साइड में, रांची साइड में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे पॉइंट क्या है, मुंडा एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट किया जा सकता है, वो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि एक ऐसा यूनिक जनजाति है, एकमात्र जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही निवास करती है और कहीं नहीं। वो जनजाति है भैया मुंडा जनजाति है। आप यहां से इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है सर, झारखंड में इसका मुख्य संकेंद्रण कहां है? तो रांची के क्षेत्र में मुख्य संकेंद्रण यानी कि ज्यादा निवास करते हैं। गुमला के क्षेत्र में, सिमडेगा के क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में और फिर सरायकेला खरसावा के क्षेत्र में। यानी कि झारखंड के दक्षिणी हिस्से में यदि आप देख लें, यानी कि रांची से नीचे वाला एरिया में यदि आप देख लें तो इनका संकेंद्रण है
निवास ज्यादा इसका साउथ एरिया में है, झारखंड का। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए सर क्लियर तो हुआ। आगे, मुंडा जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड जनजाति से संबंधित है। किससे है? प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस जनजाति किस समूह से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा मुंडा प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही बनता है, लेकिन पूछा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? कोलेरियन समूह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलेरियन समूह कहते हैं। तो कोलेरियन समूह में रखा गया है, लेकिन जो प्रजाति जो इसका है वो क्या है भैया? प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति का है। प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति का है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मुंडा जनजाति को? तो कोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कोल कहा जाता है मुंडा जनजाति को। तो यहां से क्लियर हुआ। और ये अपनी जाति को क्या कहते हैं? होड़ो तथा स्वयं को होड़ोको कहते हैं। अपने पूरे जाति को क्या कहेंगे भैया? होड़ो कहेंगे। क्या कहेंगे? होड़ो कहेंगे। और स्वयं को यानी कि खुद को क्या कहेंगे? होड़ोको कहेंगे। क्या कहेंगे? होड़ोको कहेंगे। यानी कि आप देख लीजिए, पूरे जाति वाले को यदि बोलना होगा तो वो होड़ो कहेंगे, और खुद को यदि बोलना होगा तो क्या कहेंगे? होड़ोको है। क्या है? होड़ोको है, यानी कि मुंडा है। क्या है? मुंडा है। तो होरो अपने पूरे साम्राज्य पूरे जाति वर्ग के बारे में होरो, और अपने बारे में होरोको। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए सर। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ भैया, क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया है। एक चीज और यहां से आप याद रखिएगा कि इसका भी मुंडा का भी एक भाषा है, और भाषा को क्या कहते हैं सर? मुंडारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा की भाषा क्या हो गया? मुंडारी हो गया। क्या हो गया? मुंडा की भाषा क्या हो गया भैया? मुंडारी हो गया। तो नाम भी क्या है? सिमिलर है। याद रखने में सहूलियत हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। हमने कहा कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, सामाजिक भी देखेंगे, धार्मिक देखेंगे और सांस्कृतिक भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से मुंडा का जो है क्या व्यवस्था है, क्या चीजें हैं वो। पहला आप पॉइंट को नोट करिएगा। क्या है सर? मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं मुंडा मानकी व्यवस्था। क्या कहते हैं सर? मुंडा मानकी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा मानकी व्यवस्था कहते हैं। किसका प्रशासनिक व्यवस्था? तो मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था। किसका प्रशासनिक व्यवस्था? मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था को मुंडा मानकी प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। जिसमें क्या होता है, आप यहां पे गौर करिएगा भैया, ग्राम का जो प्रमुख होगा ना उसको मुंडा कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम के प्रमुख को क्या कहेंगे? मुंडा कहेंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी कि गांव का प्रमुख हुआ उसको मुंडा, और गांव का प्रमुख जो होगा यानी कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको हाथू मुंडा कहेंगे। अरे वाह, गजब है। और पहरा पंचायत जिसको कहते हैं कि पंचायत लेवल का जो प्रमुख होगा उसको क्या कहेंगे? मानकी कहेंगे। भैया बिल्कुल हो गया क्लियर। यहां से 3 चीजें क्या क्या हो गया सर? पहला तो हमने देखा ग्राम का जो प्रमुख होगा उसको मुंडा कहेंगे। अच्छा क्लियर हो गया। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख हो उसको हाथू मुंडा कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ। अच्छा, परहा पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको हम क्या कहेंगे? मानकी कहेंगे। यानी कि 3 चीजें यहां पे आपको देखने को मिला। पहला मुंडा जो ग्राम का प्रधान होगा, दूसरा हमने देखा हाथू मुंडा जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होगा, तीसरा हमने देखा परहा पंचायत का प्रमुख को मानकी कह देंगे। और ये तीनों नाम जो है जुड़ा हुआ है मुंडा जनजाति से। किससे जुड़ा है सर? मुंडा जनजाति से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ सर? ये चीजें बहुत क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो नोट किया जा सकता है वो क्या है? मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य गठन की प्रक्रिया को आरंभ किया था। यानी कि राज्य गठन यानी कि झारखंड राज्य का गठन जो है होना शुरू जब हुआ था, यानी कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो सबसे अलग हो, जनजातियों के लिए हो। वो सबसे पहले मांग करने वाला कौन सा जनजाति था? तो मुंडा जनजाति। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड। स्टार मार्क यहां से देख लीजिए। मुंडा जनजाति है एक ऐसा सर्वप्रथम जनजाति है जिन्होंने राज्य गठन की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहला प्रयास किया था। इनका प्रथम प्रशासनिक केंद्र कहां था? सुतियाम्बे था। कहां था भैया? सुतियाम्बे था प्रथम प्रशासनिक केंद्र। यानी कि जहां से शासन प्रशासन किया जाता था मुंडा व्यवस्था का, वो कहां था? सुतियाम्बे था। आप याद रखिएगा, स्थापित किया गया था सुतियाम्बे में। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको हम लेकर के चलते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के साथ कि इन लोग का सामाजिक दृष्टिकोण, मुंडा जनजाति का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था। पहला पॉइंट,
मुंडा जनजाति 13 उप शाखा में बटी है। कितनी उप शाखा? 13 उप शाखा में बटी है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक दृष्टिकोण हम देख रहे हैं जिसमें रिजले के अनुसार, रिजले एक नाम है भैया, रिजले के अनुसार 340 गोत्र है। कितना है? 340 गोत्र है। कितना गोत्र है भैया? 340 गोत्र है। हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, हमको लगता है 34 होंगे, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे इतना गोत्र है। और क्या है? यह जनजाति महली, मुंडा एवं कपाट मुंडा, क्या है? महली, मुंडा एवं कपाट मुंडा नामक शासकों में विभक्त है। तो हमने क्या देखा? महली मुंडा और कपाट मुंडा दो यहाँ पे शाखा में विभक्त है यह जनजाति। तीसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं सर? तीसरा पॉइंट ये देख रहे हैं कि एकल परिवार की अवधारणा है, यानी कि एक परिवार में रहना, संयुक्त परिवार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यानी कि इस परिवार में, जनजाति में समाज जो होता है, घर परिवार जो होता है वो एकल होता है, एकल परिवार में रहते हैं। दूसरा, उस परिवार का जो प्रधान होते हैं वो पिता होते हैं, पितृ प्रधान होते हैं, पितृवंशीय होते हैं, यानी कि पिता उस घर का मुखिया होते हैं भैया। ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगला पॉइंट क्या है? गोत्र को जो है ना क्या कहते हैं? किली कहते हैं। सर ये आपने उराव में भी बताया था कि गोत्र को किली कहा जाता है। बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे जनजातियों में नाम क्या है? सेम होता है बहुत जगह। तो आप याद रखिएगा कि किली कहा जाता है किसको? गोत्र को कहा जाता है। और समगोत्रीय विवाह यहां भी क्या हो गया भैया? वर्जित हो गया। सर आपने बताया संथाल में भी कि समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, उराव में भी बताया कि समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, मुंडा में भी आपने बता दिया कि समगोत्रीय विवाह क्या होगा? नहीं होगा भैया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, आपको हम लेकर के चलते हैं। बोला गया है कि पुरुषों के द्वारा जो धारण किए गए वस्त्र होते हैं उसको करैया कहते हैं, और तथा महिला वस्त्र जो धारण करते हैं उसको कौरैया कहते हैं। ये करैया है जो पुरुष धारण करते हैं, महिला जो धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? कौरैया कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरैया कहते हैं। ये चीजें यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आगे आइए, आगे हम यहां पे आपको बता दें क्या है सर? तो मुंडाओं के युवा गिरह होगा। यहाँ क्या होगा सर? युवा गिरह। क्या होगा? युवा गिरह। तो मुंडाओं का जो युवा गिरह है उसको गितियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गितियोड़ा। लेकिन आपको हमने बताया था कब सर? उराव वाला में हमने बताया था कि युवाओं का जो युवा गिरह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको हमने बता दिया था वहां पे युवाओं का युवा गिरह को हम लोग कुछ और कहते थे। आपको बताना है कि क्या कहते थे उराव में युवा गिरह को। चलिए, यहाँ पे जो युवा गिरह है उसको क्या कहेंगे? गितियोड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? गितियोड़ा कहेंगे। किसमें? मुंडा का युवा गिरह को गितियोड़ा कहते हैं, जबकि वंश कुल को क्या कहते हैं? खूट कहते हैं। वंश कुल यानी कि जिस खानदान से आप चलते आ रहे हैं, आपका दादा परदादा जो हैं उसको वंश कुल कहते हैं, और उसी को कहते हैं खूट। भाई साहब यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करिए, कहते हैं ना कि तुम कौन खूटा का है, या कहते हैं कि वो सब हमरे खूटा का है, मैंने एक ही क्या है? एक ही परिवार का है, एक ही वंश का है, उसको कहते हैं एक खूटा। या फिर आप देखे होंगे आपका परदादा 2 भाई होंगे तो आप कहेंगे परदादा मेरा क्या है? 2 भाई थे तो यहां से 2 खूटा में बट गया, यानी कि 2 कुल में बट गया, 2 वंश में बट गया, और फिर यहां से 4 खूटा में बट गया। तो भैया ये खूटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसी को आप खूट कह लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 7वां पॉइंट, मुंडा के विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी कहते हैं। भैया कहते हैं विवाह हो गया यानी कि आपका अरंडी हो गया। क्या कहेंगे? विवाह हो गया आप यानी कि आपका अरंडी हो गया। तो यहां से अरंडी आप ध्यान रखिएगा, मुंडा लोग विवाह नहीं कहते हैं, विवाह को अरंडी कहते हैं कि अरंडी हुआ कि नहीं। और विवाह के प्रकार यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देखेंगे विवाह का प्रकार, भैया आपको लगेगा कि भाई साहब कौन सा विवाह कर लें, कैसा अच्छा रहेगा, बता रहे हैं, सुन लीजिए। पहला क्या हमने यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं? पहला हम देखेंगे भैया, पहला जो विवाह है वो राजी खुशी विवाह है, यानी कि आप अपने राजी खुशी से विवाह कर लेते हैं, जिससे मन कर रहा है उससे कर लेते हैं, अपने मन पसंद से कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं राजी खुशी विवाह, यानी कि राजी राजी विवाह कर लिया। लव मैरिज कह सकते हैं, भाई साहब लव मैरिज तो है, अरे राजी खुशी से और कहाँ विवाह होता है कि आप जिसको पसंद किए उसी से विवाह हो जाना ही तो राजी विवाह होता है। लड़की जिस लड़का को पसंद कर लिया उसी से विवाह हो गया, उसी को तो राजी विवाह कहते हैं। अरे भैया 4 साल पहले से
लव अफेयर चल रहा था, उसी से विवाह हो गया तो वही तो राजी विवाह हो गया। और भाई साहब नहीं होता है तो लड़का और लड़की लेकर के फुर हो जाता है कि अरे हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, लड़की का ब्याह कहीं और सेट कर दे रहा है, लड़का का कहीं और सेट कर दे रहा है। दोनों में क्या होता है, तनाव बढ़ता है, कोई उपाय नहीं, लेके भागो रे भाई। लड़की सीधे लड़का से पूछता है कि तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं, बोले हाँ प्यार तो करते हैं, मेरा घर वाला कहीं और शादी करा रहा है। तो ये लड़का भाई साहब प्यार को दिखाने के लिए उस लड़की को कहता है कि अरे हम तो तुमसे बड़ी प्यार करते हैं। लड़की भी पूछती है आप प्यार करते हैं कि नहीं, लड़का कहता है बड़ी खूब प्यार करते हैं भैया, 100% प्यार करते हैं, जान से प्यार करते हैं, दिल जान से प्यार करते हैं। तो लड़की कहती है कुछ करो, मेरा शादी कहीं और हो जा रहा है। तो क्या होता है, दोनों में डिस्कस हुआ और भाई साहब अंतिम डिसीजन यही होता है कि अब चलो हम लोग दोनों क्या करते हैं, भाग जाते हैं, अपने राजी से भाग जाते हैं। वो हो गया राजी विवाह भैया, और जाकर के कहीं मंदिर में विवाह कर लिया, मैसेज दे दिया गांव वाले को, घर वाले को कि हमने अपने राजी से विवाह कर लिया है। और अभी तो एक और प्रचलित है भैया, अपने राजी से विवाह कर लिया, और एक वीडियो बना लेता है ऐसे, लड़कियों बोल रही होती है कि हम अपने राजी से इससे विवाह किए हैं, कोई कुछ नहीं करना ना, हम सबको बजा के मार देंगे, कोई कुछ नहीं करना नहीं, इसका अंजाम बड़ी बुरा होगा। घर वाले को भेज दिया, घर वाले टेंशन में है, डर रहे हैं कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, जाओ जाने दो, जिंदगी जीने दो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जा। तो यही भैया क्या हो गया, राजी विवाह हो गया। तो यहां से आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, हरण विवाह है। क्या है, हरण विवाह है। तीसरा क्या है, सेवा विवाह है। और चौथा क्या है, हठ विवाह है। अच्छा, हरण विवाह में क्या होगा, हरण विवाह में लड़की के घर गया और लड़कियां को लेकर के भाग गया, वही हरण विवाह हो जाता है। तीसरा हमने सेवा विवाह देखा कि सेवा विवाह बड़ा अच्छा होता है भैया। हठ विवाह देखें कि जबरदस्ती क्या हो गया, शादी विवाह, लड़का कोई पसंद आ गया, लड़का को पकड़ करके एकदम क्या है, जबरदस्ती विवाह कर देगा। यही हठ विवाह बिहार में एक बार प्रचलित था, जिसको पकड़ुआ विवाह भी कहते थे। लड़का पसंद आ गया भैया, तो लड़का जब पसंद आ गया समझ जाइए उसका विवाह जो है अपने हठ से जो है ना हो जाना है, जबरदस्ती हो जाना है, वही यहाँ क्या है, हठ विवाह है। 7वां पॉइंट के बाद हम 8वें पॉइंट में आते हैं, और 8वें पॉइंट में देखेंगे विधवा विवाह भी प्रचलित है यहाँ। और विधवा विवाह को क्या कहते हैं, सुगाई कहते हैं, सगाई नहीं, सुगाई आप याद रखिएगा। विधवा विवाह को क्या कहते हैं, ये मुंडा जनजाति में तो सुगाई कहते हैं। और तलाक को क्या कहते हैं, तो साक मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कोई तलाक दे दिया, छोड़ दिया भैया, उसको साक मचारी कहते हैं। तो 2 पॉइंट को याद रखिएगा, सुगाई यानी कि विधवा विवाह को कहते हैं, और साक मचारी यानी कि क्या है, जिसको तलाक दे दिया हो उसको कहते हैं। 9वां पॉइंट क्या है, स्त्री तलाक देती है, तो यदि स्त्री तलाक दे रही है, स्त्री ही छोड़ दे रही है, तो वधू मूल्य को क्या करना होगा, लौटाना होता है। तो भैया हमने क्या देखा था कि जब शादी होता है मुंडा में, तो लड़का के पक्ष से लड़की को पक्ष को क्या दिया जाता है, वधू मूल्य दिया जाता है। लेकिन यदि चाहे वो लड़कियां बाद में कि भैया हम तोर पास नहीं रहेंगे, हम अपना यार के पास रहेंगे, यानी कि क्या है, मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसके पास रहेंगे, और लड़की वो अपने हस्बैंड जिसे ब्याह हुआ था उसको छोड़ देना चाह रही है या छोड़ रही है, तो भैया जो उसको वधू मूल्य मिला था वो लौटा देना होगा। किसको, जो अभी उसका वर्तमान में पति है, और वो यदि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ वधू मूल्य को लौटा देना पड़ता है। तो वही स्त्री यदि तलाक दे यानी कि छोड़ देना चाहे तो वधू मूल्य को लौटाना होता है। और इसी को क्या कहते हैं, गोनोंग टका कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनोंग टका कहते हैं। जो वधू मूल्य होते हैं उसको गोनोंग टका कहते हैं, याद रखिएगा। तो गोनोंग टका भी एक यहाँ क्या है, वर्ड आया है। अगला पॉइंट क्या है, तो कर्ण छेदन। कर्ण छेदन यानी कि कान में छेदा होता है, नाक में छेदा होता है, सबको जानता है। तो कर्ण छेदन संस्कार जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, तुकुई लुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं, तुकुई लुतूर कहते हैं, याद रखिएगा। कान को छेदा तो तुकुई लुतूर हो गया। अगला 11वां नंबर पॉइंट, प्रसिद्ध जो लोक कथा है उसको क्या कहते हैं, सोसो बोंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक कथा एक प्रचलित है, किसमें सर, मुंडा में। किसमें सर, मुंडा में, जिसका नाम क्या है, तो सोसो बोंग नाम है। क्या नाम है, सोसो बोंग नाम है, क्लियर कर लीजिएगा। आगे धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखना चाहेंगे अब मुंडा जनजाति को, तो आपके बीच में हम धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। कैसा इसका धार्मिक दृष्टिकोण है, तो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, सर्वोच्च जो देवता होते हैं ना मुंडा का, वो सिंह बोंगा होते हैं। कौन होते हैं, सिंह बोंगा होते हैं, याद रखिएगा। सर ये सिंह बोंगा कई जनजाति का देवता है, सर्वोच्च देवता है, बिल्कुल है, लेकिन मुंडा का भी आप याद रखिएगा कि सिंह बोंगा ही कौन होंगे, प्रमुख देवता होंगे। दूसरा, अन्य जो देवता है उसमें आप ध्यान रखिए
कि ग्राम देवता के बारे में बोला जाएगा तो हाथू बोंगा होगा। क्या होगा? ग्राम देवता में हाथू बोंगा हो जाएगा। और अगला जो देवता है वो कुल देवता है, और कुल देवता में क्या होंगे? ओरा बोंगा होंगे। क्या होंगे? ओरा बोंगा होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो क्या है? जल देवता। यदि पूछा जाएगा कि मुंडा का जल देवता कौन है तो इसका है इकिर बोंगा है। क्या है? इकिर बोंगा है, याद रखिएगा। अगला पहाड़ देवता जो होते हैं वो बुरु देवता कहलाते हैं। बुरु यानी कि पहाड़ होता है तो पहाड़ देवता बुरु देवता कहलाते हैं। गांव की देवी जो है उसको क्या कहते हैं? देसाउली कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। गांव की देवी को मुंडा साम्राज्य में क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो देसाउली होगा। क्या होगा? देसाउली होगा। अगला जो पॉइंट है, हमने सर्वोच्च देवता और अन्य देवता को देख लिया है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो भैया सरना कहा जाता है। किसमें सर? मुंडा में भी कहा जाता है क्या? बिल्कुल। उराव में भी कहा जाता है, बिल्कुल। तो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। और धार्मिक जो प्रमुख होते हैं उसको पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पाहन कहते हैं। अच्छा सर, इसमें भी पाहन ही कहेंगे? बिल्कुल। धार्मिक जो प्रधान होंगे वो पाहन कहलाएंगे। किसमें? मुंडा जनजाति में भी। और पाहन का जो सहयोगी होता है वो यहाँ पनभरा कहलाएगा। वहां बेंगा कहला रहा था। किसमें सर? उराव जनजाति में बेंगा कहला रहा था, जो उझागुनी भी जान रहा था। लेकिन धार्मिक प्रधान को पाहन तो कहेंगे, लेकिन उसका जो सहयोगी होगा उसको पनभरा कहेंगे, जो पानी भरता हो। ऐसे याद रखिए, जो पानी भरने वाला होगा यानी कि सहयोग करने वाला है तो भैया पनभरा उसका क्या हो जाएगा? पाहन का सहयोगी हो जाएगा। और ग्रामीण जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहेंगे? डेहरी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेहरी कहेंगे। ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। पहली चीजें आप यहां पे याद रखिएगा कि पूजा स्थल को सरना कहते हैं, धार्मिक प्रमुख जो होता है वो पाहन होते हैं, पाहन के सहयोगी को पनभरा कहते हैं, और ग्रामीण जो पुजारी होते हैं उसको डेहरी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सबको कभी कभी रिवीजन भी करना होता है। आगे हम यहां पे देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो, तीसरा पॉइंट क्या है सर? तो तंत्र मंत्र की विद्या प्रमुख है, और झाड़ फूक करने वाला को क्या कहते हैं? देवड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवड़ा कहते हैं। हमने उराव में बात किया था, उराव में वेगा होता था। क्या होता था? वेगा होता था। और ये क्या करते थे? झाड़ फूक करते थे, और ये पाहन का सहयोगी होते थे। लेकिन मुंडा जनजाति में भी क्या है भैया? तंत्र मंत्र का विद्या जो है वो प्रमुख है, झाड़ फूक भी यहाँ पे होता है। और झाड़ फूक तंत्र मंत्र से छुटकारा कराने वाले कौन होते हैं? उसको देवड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवड़ा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है शव को दफनाने की परंपरा प्रमुख है। क्या है? शव जो होते हैं, कोई मर गए, मृत्यु हो गया किन्हीं का, तो उसको दफनाने की परंपरा होता है। लेकिन यहीं पे आप याद रखिएगा इसमें दाह संस्कार भी किया जाता है। क्या होता है भैया? दाह संस्कार भी किया जाता है। दफन स्थल को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। जहां पे दफनाए या फिर जहां पे जलाया गया, दाह संस्कार किया गया, उसको शासन कहते हैं, जिसको शमशान भी कहते हैं। याद रखिएगा। शासन में पूर्वज का क्या होते हैं? शिलाखंड होते हैं। शिलाखंड दो अक्षर से बना हुआ है, दो शब्दों से बना है। शिला यानी कि पत्थर, खंड में होता है टुकड़ा। यानी कि सपोज यहाँ पे क्या है? दफना दिया गया किसी को, तो यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा भी लगा दिया जाता है। शिलाखंड होता है, इसमें कुछ कुछ लिखा भी होता है। ध्यान रखे होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा। शिलाखंड होता है। और शासन दिरी या फिर हड़गड़ी भी इसको कहते हैं। शासन दिरी, तो शासन माने वही हो गया जहां पे दफनाते हैं। शासन दिरी या फिर हड़गड़ी, तो हड़गड़ी से आप याद रखिएगा उसके हड्डी जो होंगे यही होंगे ना जी। जब दफना दिया गया यहाँ पे आदमी को, तो हड्डी इसका यही होंगे, बिल्कुल यही होंगे, तो उसको हड़गड़ी भी कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से ये भी देख लिया भैया। अब आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होगा? तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण को बोल रहा है कि मुंडा की आर्थिक व्यवस्था क्या होगा? कृषि पर निर्भर होगा। कहां पे? कृषि पर। और क्या होगा सर? पशुपालन पर। या तो खेती करेंगे या भी वही क्या है? पशुपालन भी करेंगे, दोनों करेंगे, उसी पर आधारित होता है। और ये खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करते हैं। भूमि की श्रेणियां भी इसके यहाँ होता है। मुंडा जनजाति में भूमि की श्रेणियां होता है। पहले नंबर पे देखिए पंकु जो होते हैं वो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को कहते हैं। किसको? सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहेंगे सर?
पंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? ये तो पंकु पंकु है भैया, माने ये उपजाऊ जमीन है भाई। दूसरा क्या है? नागरा। दूसरा क्या है? नागरा है औसत उपजाऊ भूमि होता है, यानी कि क्या है, यहाँ पे ठीक ठाक थोड़ा फसल हो जाता है, लेकिन पंकु में क्या है, सर्वाधिक फसल होता है। तीसरा हमने देखा क्या है सर? खिरसी है। क्या है? खिरसी है, और ये बालू युक्त भूमि होता है। क्या होता है? बालू युक्त भूमि होता है, ध्यान रखिएगा, खिरसी है। तीसरा पॉइंट यदि आप नोट करेंगे तो आप यहां पे नोट करिए कि मुंडाओं द्वारा निर्मित जो भूमि होता है उसको खूटकट्टी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खूटकट्टी भूमि कहते हैं। यहां पे आपने याद रख लिया क्या भाई साहब? मुंडा के द्वारा निर्मित जो भूमि होगा वो खूटकट्टी भूमि होगा। सर ये मुंडा निर्मित भूमि कैसे करते थे? अरे भूमि बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन मुंडा लोग भूमि का निर्माण कैसे करते थे? भाई साहब ध्यान रखिएगा, आपको बता दें, ये लोग पहले जंगल की सफाई करते थे, और जंगल की कटाई जैसे हो जाता है तो वहां पे क्या है, वहां पे एकदम खेत बना दिया जाता है और वहां पे खेती करते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ये भूमि का निर्माण करते थे, जिसको खूटकट्टी भूमि भी कहते थे। खूट मतलब होता है परिवार, यहां पे आप याद रखिएगा, यानी कि पूरे परिवार के लोग मिलकर के क्या करते थे? काटते थे और भूमि को बनाते थे। काटते थे, जंगल का भी कटाई करके और मिट्टी का भी कटाई करके बनाते थे। पूरा खूट मने होता है परिवार के लोग मिल करके, इसीलिए इसका नाम क्या है? खूटकट्टी भूमि है। खूटकट्टी भूमि को आप याद रखिएगा। चलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखना चाहेंगे भैया, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी आपको ध्यान रखना है। और पहला है कि सभी अनुष्ठानों में क्या है? हंडिया एवं रान जो है का प्रयोग होता है। जितना भी अनुष्ठान होगा पूजा पाठ के लेकर के, उसमें हंडिया और रान का प्रयोग किया जाएगा, आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है? पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व होता है। सोहराई पर्व, सोहराई याद कैसे रहिएगा? सोहराई यानी कि सोहराई कह के देखिए, सोहराई यानी कि गाय, सोहराई गाय, सोहराई गाय। गाय क्या है? एक पशु है। हम तो ऐसे याद रखें भैया, कंफ्यूजन होता है। सोहराई किसके लिए? तो पशु पूजा होता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य त्योहार क्या होगा? सरहुल होगा, कर्मा होगा, सोहराई होगा। क्या होगा? सरहुल पेड़ पौधा के लिए, कर्मा क्या होता है? भाई के लिए, सोहराई क्या होता है? पशु के लिए। क्लियर हुआ? मुख्य त्योहार है। चौथा क्या है सर? सरहुल को बापरब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं सरहुल को? तो सरहुल को बापरब कहते हैं। क्लियर हो गया, और यहां से ये भी क्लियर हुआ। पांचवा क्या है सर? तो यहां से देखिए, जो बतौली पर्व होता है ना, बतौली पर्व को छोटा सरहुल और रोया पूना को क्या कहते हैं? धान बनी पर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो बतौली पर्व होता है उसको छोटा सरहुल भी कहते हैं। इसमें ये चीजें आप याद रखिएगा। और रोया पूना को क्या कहते हैं? धान बनी पर्व कहा जाता है। धान बनी पर्व कहा जाता है। और इस प्रकार से आपका जो उराव जनजाति से संबंधित जितना भी पॉइंट था वो हमने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब आपको हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा, कहां सर? कहां लेकर के चलिएगा? रिवीजन पार्ट की ओर लेकर के चलते हैं, और सारांश इसका हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा ये पहला प्रायोरिटी होता है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाएं कम समय में सारा क्विक रिवीजन करा देंगे, ताकि मायने में आपका दोबारा से बैठ जाएगा। हमने बताया भैया, उराव जनजाति के बारे में बताया कि यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी ये जो है ना, उराव जनजाति नहीं, हम तो अभी आपको क्या कराने वाले हैं? मुंडा जनजाति के बारे में। उराव जनजाति तो आपका क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सर क्लियर हो चुका है। और मुंडा जनजाति के बारे में जैसे ही हम देखेंगे तो आपको हमने बता दिया है कि मुंडा जनजाति झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका जो जनजाति में आप प्रतिशत देखेंगे तो 14.56% है। और कहा जाता है कि मुंडा का मूल निवास कहाँ है भैया? तिब्बत के क्षेत्र में है, और वहीं से आकर के अभी जो है पूरा संपूर्ण झारखंड में फैला हुआ है। लेकिन इसका यदि आप देखेंगे वैसे कहाँ पे ज्यादा संकेंद्रण है? तो दक्षिणी भाग में, रांची से लेकर के नीचे के सारे भाग में इसका संकेंद्रण है, जिसमें गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंभू और सरायकेला आते हैं। मुंडा जनजाति किसमें आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है, जिसको क्या कहते हैं? कोलेरियन समूह में भी रखा जाता है। मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वे अपने जनजाति को होड़ो भी कहते हैं, जनजाति के लोगों को, और अपने आप को होरोक को कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसकी एक भाषा भी है जिसको मुंडारी कहते हैं, यह भी क्लियर हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था को मुंडा मानकी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ग्राम देवता जो होंगे वो मुंडा कहलाएंगे। ग्राम पंचायत का प्रमुख को हातू
खातू मुंडा कहेंगे, और पराहा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, मुंडाओं में ही क्या है, राज्य गठन की प्रक्रिया को आरंभ किया था भैया कि हमको झारखंड राज्य अलग राज्य चाहिए। तो यहां से आप देख लीजिएगा। प्रशासनिक केंद्र किसको बनाया था इन्होंने, मुंडाओं ने, तो सुतियांबे को बनाया था। ध्यान रखिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण में आ जाइए। सामाजिक दृष्टिकोण में देखेंगे कि मुंडा जनजाति में 13 उपशाखा में बटा हुआ है, जिसमें रिजले के अनुसार 34 जो है इसमें क्या है भैया, 34 इसमें है, गोत्र की संख्या 34 है। ध्यान रखिएगा। यह जनजाति महली मुंडा एवं कपाट मुंडा नामक शाखा में 2 शाखा में विभक्त है। ध्यान रखिएगा। इसका जो समाज होता है, परिवार होता है, वो एकल परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं। ध्यान रखिएगा। गोत्र को क्या कहते हैं, इन लोग किली कहते हैं भैया। और समगोत्रीय विवाह जो है वो वर्जित है। एक गोत्र का विवाह कभी अपने ही गोत्र वाले से नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे पुरुष जो धारण करते हैं वस्त्र उसको कोरैया कहते हैं, महिला जो धारण करते हैं उसको कोरैया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। मुंडाओं ने मुंडा का युवा गिरा को क्या कहते हैं, गीती ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गीती ओड़ा कहते हैं। और जबकि वंश कुल जो होता है, वंश कुल जिसको खूट कहते हैं, क्या कहते हैं, खूट कहते हैं। एक पॉइंट आपका है कि विवाह जो होता है मुंडा का, विवाह को उन लोग अरंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरंडी कहते हैं। और विवाह में जो प्रचलित विवाह है वो राजी खुशी विवाह है, हरण विवाह है, सेवा विवाह है और हठ विवाह है। ये चीजें क्लियर हो गया होगा। विधवा विवाह भी इसमें प्रचलित है और विधवा विवाह को सुगाई कहते हैं। तथा जो तलाक होता है, तलाक को क्या कहते हैं, साकमचारी कहते हैं। और स्त्री यदि किसी को तलाक देता है तो उसे वधु मूल्य को लुटाना पड़ता है, और उसी वधु मूल्य को हम क्या कहते हैं, मुंडा में गोनोंग टका कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनोंग टका कहते हैं। आगे हमने देखा कि कर्ण छेदन संस्कार इसमें ज्यादा प्रचलित है, और कर्ण से छेदन संस्कार को क्या कहते हैं, तुकुई लुतुर कहते हैं। क्या कहते हैं, तुकुई लुतुर कहते हैं। और प्रसिद्ध जो लोक कथा है वो सोसो वोंग है। क्या है, सोसो वोंग है प्रसिद्ध लोक कथा। ध्यान रखिएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भैया सबसे जो बड़ा देवता है, सर्वोच्च देवता, उसको सिंहबोंगा कहा जाता है। और अन्य जो देवता है जिसमें हम देखते हैं ग्राम देवता को क्या कहते हैं, हाथू बोंगा कहते हैं। कुल देवता को ओरा बोंगा कहते हैं। जल देवता को इकिर बोंगा कहते हैं। पहाड़ देवता को बुरु देवता कहते हैं। गांव की देवी को देसाउली कहते हैं। और जो पूजा स्थल होता है ना, पूजा स्थल को शरणा कहते हैं। और धार्मिक प्रमुख क्या होते हैं, पाहन होते हैं। पाहन को मदद करने वाले को पनभरा कहते हैं। ग्रामीण एक पुजारी होता है जिसको डेहरी कहते हैं। वहीं तंत्र मंत्र विद्या व प्रमुख जो होते हैं, झाड़ फूक करने वाला, उसको देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। सबको यहाँ पे दफनाने की प्रचलन है। और यहीं पे देखेंगे तो कुछ लोग जो क्या करते हैं, इसको जलाते भी हैं। और जहां पे दफन किया जाता है उसको शासन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। शासन में पूर्वज का जो है शिलाखंड लगा होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शासन दिरी कहते हैं या फिर हड़गड़ी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें भैया तो यहां से आर्थिक दृष्टिकोण इस सब का उतना भी मजबूत नहीं होता है, चरमराया हुआ होता है, पैसा कौड़ी का अभाव होता है, लेकिन दिल से बड़े अच्छे लोग होते हैं। ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य और पशुपालन में इन लोग क्या है, ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। भूमि की श्रेणियां इसके यहाँ होता है। पहला होता है पंकु, पंकु सर्वाधिक उपजाऊ होता है। दूसरा नागरा है, ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है। और तीसरा खीरसी जो होता है वो बलुआई मिट्टी होता है, यानी कि बालू युक्त भूमि होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित जो भूमि होता है उसको खुटकटी भूमि कहते हैं। खूट का अर्थ परिवार होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हम यदि आ जाते हैं तो यहां से आप देख लीजिए, पहला सभी अनुष्ठान में क्या है, हंडिया और रान का प्रयोग किया जाता है। ये हंडिया वही है जो आप समझ रहे हैं, महुआ वाला। हाँ, महुआ वाला नहीं भैया, किसका, चावल वाला जो होता है वही है हंडिया। अब दूसरा क्या है, पशु पूजा के लिए जो है सोहराई पर्व होता है। पशु पूजा के लिए किसका, सोहराई पर्व होता है। हमने बताया सोहराई पशु के लिए होता है। मुख्य त्योहार और क्या है, सरहुल है, कर्मा है, सोहराई है। क्लियर हो गया। सरहुल को जो है बा पर्व भी कहा जाता है। सरहुल का दूसरा नाम बा पर्व, मुंडा लोग कहते हैं बा पर्व के नाम से जानते हैं। तीसरा हमने देखा, क्या देखा, बतौली पर्व को छोटा सरहुल भी कहा जाता है। और रोया पूना को धान बनी पर्व भी कहा जाता है। और इस प्रकार से सारा चीज क्या है, A to Z हमारा क्लियर हो गया भैया। ये सेशन आपको कैसा लगा? क्विक रिवीजन के लिए आप 2 गुना स्पीड, 1.5 गुना स्पीड करके इसको रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि सारा कुछ आपके माइंड में बैठ जाए और आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके। आपका ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं।
हैं, कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट आपका जो टाइम है उसी इंपॉर्टेंट टाइम का सही उपयोग करके आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाएं और अच्छे तरीके से आप सारा कुछ कर पाएं भाई साहब। इसीलिए हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा रिवाइज करा के सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा दें, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठें आपको लगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ा था भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों और दोस्तिनियां को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो दीजिए हमें इजाजत, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।